नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरा पहलू में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे सैन्य शासन की ओर बढ़ते बांग्लादेश की और मोदी सरकार की सस्ती वाईफाई स्कीम की। पहले बात बांग्लादेश की। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है जो सेना की मदद से सत्ता संभाल रही है, लेकिन 1.5 महीने बाद भी पड़ोसी मुल्क में अराजकता का माहौल खत्म नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने सेना को मजिस्ट्रेट वाले अधिकार दे दिए हैं, यानी सेना को उपद्रवियों पर, लोगों पर देखते ही गोली चला देने का अधिकार दिया गया है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली तो दूर की कौड़ी लग रही है। विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र के लिए तख्ता पलट किया था, लेकिन मुल्क कट्टरपंथ और सैन्य शासन की ओर बढ़ गया और साथ ही गंभीर आर्थिक संकट भी जूझ रहा है यहां पर इस देश में। दूसरी खबर में बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। मोदी सरकार जल्द ही बहुत लोगों को बहुत सस्ता वाईफाई डेटा मुहैया कराने जा रही है। दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर इंटरनेट सेवा के लिए सरकार 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी कर रही है, यानी हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव घर में वाईफाई की सुविधा पहुंचेगी। इस योजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं, साथ ही साथ सस्ता इंटरनेट भी लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि गांव देहात तक वाईफाई हॉटस्पॉट लग जाएंगे तो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा, या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल बढ़ जाएगा। बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ेगी, जिसके गलत नतीजे देखने को अभी से मिलने लग गए हैं। आइए बात सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में खूनी संग्राम और अराजकता के बीच 5 अगस्त को तख्ता पलट किया गया। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर वहां से देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन तख्ता पलट के 1.5 महीने बाद भी पड़ोसी मुल्क में चुनाव तो दूर, हालात तक सुधरने के नाम नहीं ले रहे। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में अराजकता रोकने में नाकामी दिख रही है। अंतरिम सरकार ने अब पूरे देश में सेना को मजिस्ट्रेट पावर दे दिए हैं, यानी बांग्लादेश में सैन्य शासन की आहट सुनाई देने लगी है। भारत विरोधी बयानबाजी और पाकिस्तान चीन से दोस्ती की नीति से स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अराजकता का माहौल, कट्टरपंथियों का तांडव, हिंदुओं पर हमले और महिलाओं और बेटियों के साथ ज्यादती। ये तस्वीरें बांग्लादेश की भयावह हकीकत बयां कर रही हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 1.5 महीने बाद भी पड़ोसी मुल्क के हालात सुधरे नहीं हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार नाकाम साबित हो रही है। अंतरिम सरकार ने अब तत्काल प्रभाव से पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने इस बारे में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सेना के अधिकारी जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर सकेंगे। सेना को किसी को भी गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया है। आत्मरक्षा या जरूरत पड़ने पर सेना के अधिकारी गोली भी चला सकते हैं। अंतरिम सरकार में कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल के फैसले पर कहा है, कई जगहों पर अभी भी हिंसा और अराजक गतिविधियां जारी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में खास तौर पर अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को मजिस्ट्रियल पावर दी गई है। सेना को मजिस्ट्रेट पावर अगले 60 दिन के लिए दी गई है। अंतरिम सरकार का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि सेना के जवान अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बार स्थिति सुधर जाए तो सेना के जवानों को मजिस्ट्रेट की शक्ति रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कट्टरपंथियों को काबू करने में अंतरिम सरकार नाकाम साबित हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अभी तक ड्यूटी में नहीं लौटे हैं। कहा जा रहा है सेना के साथ मजिस्ट्रेट ना होने की वजह से हालात नहीं सुधर रहे हैं। बांग्लादेश में सीआरपीसी की धारा 17 सेना के अधिकारियों को विशेष मजिस्ट्रेट की पावर देती है, लेकिन अंतरिम सरकार के आदेश का अब विरोध भी शुरू हो गया। लोकतंत्र की बहाली जो कहते हैं कि कब इलेक्शन होंगे, वो तो बात की बात है। पहले तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के सामने चुनौती है कि जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, जो हिंदुओं के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है, चलती जा रही है, उसको बंद करना है और उसके लिए उनको सेना के साथ की ज़रूरत है, पुलिस के साथ की ज़रूरत है।
ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना के अधिकारियों को सरकार ने खुद मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। हालांकि बांग्लादेश में कई बार मार्शल लॉ लागू रहा है, लेकिन तब सैन्य अधिकारियों को डिफॉल्ट रूप से ये शक्ति हासिल होती थी। सेना को मजिस्ट्रेट अधिकार देने की कई वजहें बताई जा रही हैं। दरअसल विद्रोह के दौरान 450 पुलिस थानों पर उपद्रवियों ने हमले किए थे। हिंसा में 600 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तख्ता पलट के बाद सेना के मोर्चा संभालते ही 6 अगस्त को पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले गए थे। 10 अगस्त को पुलिस विभाग ने हड़ताल वापस तो ले ली, लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी काम पर नहीं लौटे। पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेटों की कमी की वजह से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था शर्मरा गई। कानून व्यवस्था संभालने और हिंसा रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने सेना को मजिस्ट्रेट अधिकार दे दिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यह बांग्लादेश में एक बार फिर सैन्य शासन की शुरुआत है। सेना को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिलते ही खालिदा जिया की बीएनपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर आई हैं और जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। अंतरिम सरकार के गठन के वक्त 3 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही गई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है और चुनाव कराने को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार चुप्पी साधे हुए है। मोहम्मद यूनुस सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बार कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ जाए तो सत्ता वो और खासतौर पर बिना इलेक्शन के, बिना किसी लोकतांत्रिक पद्धति के बिना, तो उसको फिर सत्ता का एक तरह से जो लालसा हो जाती है वो छूटती नहीं है। और मुझको नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस जो काफी अरसे से बाहर रहे हैं देश के, तो उनको एक बार जो ये पद मिल गया है सीईओ का, कि वो छोड़ नहीं पाएंगे। फिलहाल बांग्लादेश में अनिश्चितता का माहौल है। तख्ता पलट के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। अंतरिम सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम है, लिहाजा चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। पिछले 1.5 महीने में देश के 27 जिलों में जगह जगह हिंदुओं पर हमले हुए। आवामी पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के धार्मिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों और भारत विरोधी बयानबाजी की वजह से भारत से भी बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ शेख हसीना के मुद्दे पर अंतरिम सरकार के नेता चेतावनी दे रहे हैं और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की गुहार भी लगा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में इंडस्ट्री तबाह हो रही है। अराजकता के माहौल में महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हालात इन दिनों पाकिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली को लेकर, लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, वही बांग्लादेश अब अस्थिरता के माहौल में डूबता नजर आ रहा है। खबर का दूसरा पहलू यह है कि बांग्लादेश एक बार फिर तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार देश नहीं संभाल पा रही है और सत्ता भी नहीं छोड़ना चाहती है, न ही चुनाव करवाना चाहती है। कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक गुट हावी हो रहे हैं, जो खुलकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? लोकतंत्र की बहाली होगी या फिर अब बांग्लादेश में सैन्य शासन ही रहेगा? बांग्लादेश में तख्ता पलट की ये तस्वीरें 1.5 महीने पुरानी है, जब लाखों उपद्रवियों ने ढाका में कब्जा कर लिया था। जमकर लूटपाट, मारकाट और तबाही मची थी। शेख हसीना के कई समर्थकों की हत्या कर दी गई, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तख्ता पलट के बाद भी आखिर बांग्लादेश में क्या बदला? दरअसल हुआ कुछ नहीं, लेकिन मुल्क के हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए हैं। लोकतंत्र की बहाली की जगह सैन्य शासन की स्थिति बन गई। सामाजिक और राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई। मुल्क में कट्टरपंथी और इस्लामिक चरमपंथी हावी हो चुके हैं। हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और लूटपाट का दौर जारी है। तेल और खाद्य महंगाई की वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बांग्लादेश में विदेशी निवेश रुक गया है, जिससे इंडस्ट्री और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। दूसरी तरफ मुल्क में कट्टरपंथी हावी हैं और अंतरिम सरकार के मंत्री भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उससे लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा विकराल होने वाली है।
शेख हसीना के देश के छोड़ने के बाद भारत के विरोधी बयानों को और पाकिस्तान से दोस्ताना संबंधों को, जब ये जमात इस्लाम एक तरह से सत्ता में साथ आई है मोहम्मद यूनुस के साथ में, तो तभी से ये लग गया था कि इस सरकार का रवैया काफ़ी हद तक भारत विरोधी रहेगा। भारत विरोधी 2 तरीके से, एक तो खाली ये नहीं कि भारत-पाकिस्तान के संबंध क्या है, बल्कि एक तरह से भारत को शेख हसीना का साथी देखा जा रहा था। विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन लोकतंत्र की जगह देश सैन्य शासन की ओर बढ़ गया। आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच बांग्लादेश में एक बार फिर से गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। 1.5 महीने में ही अंतरिम सरकार को फिर से तख्ता पलट का डर सताने लगा है। इसलिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने सेना को मजिस्ट्रेट अधिकार दे दिए ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से मुल्क के हालात है, उसे देखकर लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वक्त तक विद्रोह को दबाया जा सकेगा। मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश में जो नागरिक हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन बंगाली मुसलमान हैं। और अगर कल्चर की, सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ की बात की जाए, तो बांग्लादेश में कभी भी ये एक तानाशाही वाला जो एक रवैया है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। आपने देखा कि जहाँ लगा कि शेख हसीना भी तानाशाह बनती जा रही हैं, उनको भी स्टूडेंट्स ने हटा दिया। बांग्लादेश में आर्थिक संकट की स्थिति भी समझ लीजिए। $450 बिलियन की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई। पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच ही जीडीपी 3.78% तक गिर गई थी। पिछले दिनों छात्र आंदोलन के दौरान $10 अरब का नुकसान हुआ है। बिजली संकट की वजह से इंडस्ट्री पूरी तरह से चरमरा गई है। मोहम्मद यूनुस ने $5 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। अमेरिका ने $202 मिलियन की मदद दी है, लेकिन ये नाकाफी है। बांग्लादेश को पिछले साल ही $4.7 बिलियन के बेलआउट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ा था। बांग्लादेश की खराब आर्थिक हालत की वजह बढ़ता वित्तीय घाटा, खाली विदेशी मुद्रा भंडार है। मुद्रा में गिरावट, घटते निर्यात की वजह से हालात और भी ज्यादा भयावह हैं। बांग्लादेश में इस वक्त गंभीर बिजली संकट भी है, जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 19 घंटे बिजली कटौती हो रही। शहरी इलाकों में भी 5 घंटे बिजली सप्लाई ठप रहती है। बांग्लादेश 25,500 मेगावाट बिजली खुद बनाता है, बाकी भारत से खरीदता है। फिलहाल उसकी बिजली उत्पादन क्षमता आधी से कम रह गई। बांग्लादेश को अडानी ग्रुप बिजली सप्लाई करता है, लेकिन 6,700 करोड़ रुपए बकाये की वजह से उसने बिजली सप्लाई में हाथ पीछे खींच लिए हैं। अडानी ग्रुप करीब 1,500 मेगावाट बिजली सप्लाई करता था, लेकिन अब महज 500 मेगावाट बिजली ही सप्लाई की जा रही है। मेरे ख्याल है कुछ अरसे तक लगता है कि जैसे कोई लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बांग्लादेश एक परमानेंटली या लंबे तौर के लिए एक तानाशाही देश बन पाएगा। और एक तरह से यूनुस की सरकार लेम डक सरकार है, जो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो लोकतंत्र की बहाली और जल्दी चुनाव की बात तो बहुत बात की बात है। पहले तो उनको बांग्लादेश में शांति स्थापित करने की चुनौती है। बिजली संकट का असर बांग्लादेश के उद्योग अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, जिसका असर यह है कि खाद्य महंगाई भी चरम पर है। रही सही कसर अराजक तत्व और चरमपंथी पूरा करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लूटपाट और वसूली का दौर भी जारी है। अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की जनता को तख्ता पलट से क्या हासिल हुआ। जिस उम्मीद से लाखों छात्र सड़क पर उतरे थे, जिस वजह से तख्ता पलट किया गया, क्या वो उद्देश्य हासिल हुआ? मुल्क में जल्द चुनाव के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से लोग आर्थिक संकट, खाद्य महंगाई और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो जल्द ही फिर से बांग्लादेश एक बड़े गृह युद्ध की चपेट में होगा और अस्थिरता का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार ने सेना को मजिस्ट्रेट अधिकार इसलिए दिए हैं जिससे कि उनकी सत्ता के खिलाफ उठ रही किसी भी आवाज को कुचला जा सके। चलिए बात करते हैं महंगे इंटरनेट रिचार्ज की। अब छुट्टी होने वाली है, इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी की। बहुत जल्द आपको बहुत सस्ता वाईफाई मिलने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही सस्ते इंटरनेट को लेकर आने वाली है, जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पीएम वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया है,
जिसके बाद कोई भी अपने इलाके में वाईफाई हॉटस्पॉट लगा पाएगा। इससे लोगों को बहुत सस्ता इंटरनेट मिलेगा। सरकार का मकसद देश में इंटरनेट को किफायती, सुलभ और हर जगह उपलब्ध कराना है। एक रिपोर्ट देखते हैं। इंटरनेट आज हर किसी की जरूरत बन गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक हर काम के लिए इंटरनेट पर हम निर्भर हैं। टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते ब्रॉडबैंड और इंटरनेट डेटा की वजह से आज हर कोई धड़ल्ले से इंटरनेट यूज कर रहा है। शहरों से लेकर गाँव तक लोगों को सस्ता मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट डेटा प्लान अफोर्ड नहीं कर पाते। इसको लेकर मोदी सरकार एक नया वाईफाई प्लान लेकर आई है और इसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। और इसके लिए सरकार की ओर से पीएम वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार के इस बदलाव के बाद कोई भी अपने इलाके में निजी तौर पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगा सकेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक को डिजिटल तौर पर कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन महंगे रिचार्ज की वजह से अभी भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट से दूर हैं और इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी की है। आइए आपको पहले समझाते हैं कि क्या है पीएम वानी वाईफाई। अभी पूरे देश में मोबाइल टावर के जरिए मोबाइल डेटा उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल टावर की मौजूदगी कम है। ऐसे में मोबाइल इंटरनेट का नेटवर्क ठीक से नहीं चलता। मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में काफी दिक्कत आती है। लेकिन अब पीएम वाणी वाईफाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने जा रही है और जिससे लोगों को बहुत कम रेट पर इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जिस तरह के हम वाईफ़ाई हॉटस्पॉट की बात करें बेसिकली ये इनसिक्योर रहते हैं बिकॉज़ इस तरह के वाईफ़ाई हॉटस्पॉट के साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। इसलिए कहीं न कहीं कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर इस तरह के हॉटस्पॉट्स पर डलती है, इस तरह के वाईफ़ाई के साथ मतलब अगर आप कनेक्ट होकर कोई भी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या सोशल मीडिया कनेक्ट कर रहे हो या कोई ईमेल्स आप चेक कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके वो जो डेटा है वो कोई और देख रहा हो। मतलब कोई हैकर भी उस तरह का डेटा को देख सकता है। तो इस वाईफ़ाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन होता है। सरकार के साथ एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा और इससे देश भर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाईफाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे और जिससे मोबाइल टावर के मुकाबले ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये योजना कैसे काम करेगी। सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा के लिए स्थानीय दुकानदारों और व्यक्तियों को वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की मंजूरी देगी। ये वाईफाई हॉटस्पॉट बड़ी संख्या में यूजर्स को सस्ती कीमत या फिर मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेंगे और इसके लिए कोई लाइसेंस या फिर बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने हाल ही में पीडीओए को टेलीकॉम कंपनियों के बिना कमर्शियल समझौते के डेटा अपलोड करने की अनुमति दी है और जिससे मोबाइल नेटवर्क पर भीड़ कम होगी और इंटरनेट की स्पीड में सुधार होगा। हालांकि इसको लेकर दूरसंचार कंपनियां टेंशन में हैं क्योंकि सरकार के सस्ते वाईफाई से उनका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। हालांकि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के मुताबिक पीएम वाणी एक जरूरी प्रोजेक्ट है और इससे सरकार को किसी तरह के राजस्व का नुकसान नहीं होगा। 5 करोड़ पीएम वाणी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां बैंडविड्थ बिक्री के साथ सालाना 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटा पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को रफ्तार देने के लिए दिसंबर 2020 में पीएम वाणी लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत लोगों को सस्ता इंटरनेट पहले ही मुहैया कराया जा रहा है। दूरसंचार विभाग की तरफ से C ने मिलकर पूरे देश में करीब 2 लाख पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार किए हैं और इन पब्लिक वाईफाई के जरिए आप पूरे भारत में कहीं भी कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब 5 करोड़ हॉटस्पॉट लगाने का फैसला कर रही है। गवर्नमेंट हालाँकि ये वाईफ़ाई हॉटस्पॉट्स बना रही है। इस पे अगर बेसिक सर्फिंग अगर की बात करते हैं तब तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाली गई तो आपका लीकेज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी बात रही उस वाईफ़ाई हॉटस्पॉट की गलत यूसेज की, तो ये भी कंसर्न वाली चीज़ है बिकॉज़ आजकल बहुत सारी साइबर क्राइम्स होते हैं और जिन साइबर क्राइम्स में इस तरह के वाईफ़ाई हॉटस्पॉट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
पीएम वाणी के तहत इंटरनेट यूज करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में डेटा पीएम वाणी ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप के जरिए आप अपने आसपास के पब्लिक वाईफाई पॉट ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगे। ऐप में आपको डेटा यूज करने के लिए रिचार्ज करना होगा और इसके लिए आपको 6 रुपए से 99 रुपए के प्लान ऑफर किए जाएंगे। सरकार अपनी हॉटस्पॉट योजना को तेजी से लागू करने की कोशिश कर रही है और जिससे पूरे देश में वाईफाई कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और ये वाईफाई क्रांति की तरह होगा और सभी के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पीएम वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए वरदान साबित हो सकता है। इससे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों को सस्ता इंटरनेट मिलेगा, साथ ही खराब नेटवर्क की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। सस्ते इंटरनेट से लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोग घर बैठे भी काम कर पाएंगे। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि सस्ता इंटरनेट युवाओं को और ज्यादा बर्बाद भी कर सकता है। युवा हर वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट में उलझे रहेंगे। इससे उनकी न सिर्फ सेहत पर असर होगा बल्कि भविष्य भी अंधेरे में जा सकता है। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। आज डिजिटल युग में स्मार्टफोन जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सस्ते और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से हर कोई धड़ल्ले से मोबाइल पर इंटरनेट यूज करते दिख जाता है। आलम यह है कि लाखों लोगों का हर काम आजकल मोबाइल और इंटरनेट से ही होता है। लेकिन डिजिटलाइजेशन का असर ये हुआ है कि लोगों की पूरी दुनिया ही मोबाइल में आकर सिमट गई है। लोग 1 मिनट के लिए भी मोबाइल से दूर नहीं रह पाते हैं। युवाओं की नजर तो हर वक्त फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप मैसेज पर ही रहती है। पीएम वाणी वाईफाई स्कीम से कनेक्टिविटी में और ज्यादा सुधार होगा। दूर दराज के इलाकों में वाईफाई हॉटस्पॉट से तेज रफ्तार इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इससे पढ़ाई, रोजगार और मनोरंजन के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही लाखों माइक्रो हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय कारोबारियों और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन इससे तमाम फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होंगे, जैसे कि युवाओं में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत और ज्यादा बढ़ेगी। गांव देहात में छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। सोशल मीडिया की लत बच्चों और युवाओं में गलत असर डालेगी। गांव देहात तक बच्चे और युवा रील्स और शॉर्ट्स बनाते नजर आएंगे। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे मानसिक तनाव का शिकार होंगे। इसमें एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम भी हो सकता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कुछ साइट्स मांग लेते हैं और फिर बच्चे इसे एंटर कर देते हैं एक्साइटमेंट में कि कुछ प्राइज़ मनी है, और या फिर आप सिर्फ 200 रुपये से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। सो दीज आर टाइप ऑफ टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द इमेच्योर चिल्ड्रन। तो ये एक टेंडर एज होता है और इसमें खास करके इनको इस कंटेंट से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया की लत युवाओं में पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सड़कों पर आए दिन स्टंटबाजी के वीडियो सामने आते हैं। कई बार रील्स के चक्कर में युवाओं की जान जोखिम में भी पड़ जाती है। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और बच्चों में मोबाइल की लत ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने या बैन करने की मांग उठ चुकी है। कई देशों में बच्चों और टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इसको लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूजर्स रोजाना सोशल मीडिया पर औसतन 4 घंटे 40 मिनट बिताते हैं। इंस्टाग्राम पर एक यूजर हर दिन औसतन 20 बार आता है। भारत में करीब 36 करोड़ लोग फेसबुक का यूज करते हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक की हिस्सेदारी 71% है। भारत की 33% आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पर कंटेंट जो डिस्प्ले किया जाता है या हमें देखने मिलता है, दैट इज़ मेनी टाइम्स इनएप्रोप्रिएट फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, यानी जो 16 इयर्स या उससे छोटे बच्चे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे स्ट्रेस वाले वीडियोस होते हैं, भड़काने वाले वीडियोस होते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले वीडियोस होते हैं। काफ़ी बार इसमें सेक्सुअली इम्प्लिक्ट कंटेंट, यानी डायरेक्टली सेक्स रिलेटेड सीन्स नहीं होते हैं, बट उस तरीके की सोच उस बच्चे में डेवलप हो जाए, ऐसे सीन्स होते हैं।
जाहिर है भारत में पहले से ही सोशल मीडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। 5 करोड़ हॉटस्पॉट देश भर में लगने से सोशल मीडिया और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा, जिसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। एआई के जमाने में पहले से ही तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। सरकार के लिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरा पहलू में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:58 पर। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।